देखो बच्चों, आज हम एक नया यूनिट स्टार्ट करेंगे और ये यूनिट है हमारा क्या, केमिकल बॉन्डिंग। ओके। तो देखो बच्चों, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बेसिक यूनिट है। क्यों है ये इम्पॉर्टेंट और बेसिक? क्योंकि आप देखते हैं कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वहाँ जो भी मॉलिकुलर स्पीसीजेस होती हैं या आयनिक स्पीसीजेस होती हैं जो रिएक्शंस करती हैं और उनसे बनने वाले जो प्रोडक्ट्स हैं, अगर हमें उन स्पीसीज के स्ट्रक्चर्स को अच्छी तरह समझना है, उनकी केमिकल रिएक्टिविटी को समझना है, उनके बॉन्डिंग पैटर्न को, उनमें रेजोनेंस को समझना है, तो केमिकल बॉन्डिंग से ही ये सब कुछ पॉसिबल है। ओके। इसीलिए इस यूनिट को आपको बहुत अच्छे से समझना है। इसमें कंप्लीट बॉन्डिंग बताई गई है मॉलिक्यूल्स की, किस तरह से बॉन्डिंग होती है, क्या रेजोनेंस होता है। ओके। तो फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने डिफाइन किया है केमिकल बॉन्डिंग एंड केमिकल बॉन्ड। तो देखो, पहले हम अगर दोनों को डिफाइन करें तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि द अट्रैक्टिव फोर्स which hold various constituent means atoms, ions, etc. together in different chemical species is called chemical bond। समझ गए बच्चों कि एक ऐसा अट्रैक्टिव फोर्स जो डिफरेंट मॉलिकुलर स्पीसीजेस या आयनिक स्पीसीजेस मींस केमिकल स्पीसीजेस, उनमें एटम्स को, उनमें आयंस को होल्ड करके रखता है, बांध के रखता है। तो उसी फोर्स को, अट्रैक्टिव फोर्स को क्या बोला गया है बच्चों? केमिकल बॉन्ड। एंड द प्रोसेस ऑफ केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन एंड एटॉमिक कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड केमिकल बॉन्डिंग। बात समझ गए कि जब केमिकल बॉन्ड बनता है तो इस केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन को ही हम क्या बोलते हैं बच्चों? केमिकल बॉन्डिंग। और ये जो केमिकल बॉन्डिंग है वो किस तरह से होगी? इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से होगी या ट्रांसफर से होगी, ये आगे हम अलग अलग बॉन्ड्स में डिस्कस करेंगे। ओके। तो यहां तक बात क्लियर है कि मॉलिक्यूल में एटम्स को या आइंस को बांध के रखने वाले अट्रैक्टिव फोर्स को बोला जाता है केमिकल बॉन्ड। और केमिकल बॉन्ड के फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है, इसी को बोला गया है बच्चों क्या? केमिकल बॉन्डिंग। अब देखो, जब केमिकल बॉन्ड बनते हैं ना बच्चों एटम्स के बीच में, तो उस समय एटम्स के बीच का अट्रैक्शन और उनके रिपल्सन दोनों बैलेंस्ड होते हैं। और ये एक पर्टिकुलर डिस्टेंस में ही बैलेंस्ड रहते हैं, जिस समय उसको बोला जाता है बॉन्ड लेंथ। और उस समय मॉलिक्यूल अपनी मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी और हायर स्टेबिलिटी की स्टेट में होता है। तो यही लिखा है कि व्हेन अ केमिकल बॉन्ड फॉर्म, attraction and repulsion forces are balanced at particular distance means bond length में, and potential energy of chemical species becomes minimum and system gain stability। कि उस समय मॉलिक्यूलर जो है या आयनिक स्पीसीज है उनकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाती है और जो सिस्टम है वो स्टेबल होता है। तो इस तरह से ये है केमिकल बॉन्ड और केमिकल बॉन्डिंग के। अब आता है बच्चों कि केमिकल बॉन्ड क्यों बनते हैं, कॉज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग क्या रीजन है कि एटम्स क्यों नहीं फ्री रह सकते, एटम क्यों जुड़ जाते हैं एक दूसरे से, बॉन्डिंग कर लेते हैं। तो देखो, मेन दो रीजन दिए गए हैं बच्चों। पहला होता है टू अचीव लो एनर्जी स्टेट। देखो, थर्मोडायनेमिक्स में जब आप जाओगे तो हर सिस्टम अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबल बनाना चाहता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोअर एनर्जी स्टेट में आना चाहता है। तो यही देखा गया केमिकल बॉन्डिंग में कि जो एटम्स होते हैं या आइंस होते हैं, जब वो फ्री होते हैं, अपनी एटॉमिक स्टेट में होते हैं, तो उनकी एनर्जी ज़्यादा होती है। लेकिन जैसे ही वो कॉम्बिनेशन कर लेते हैं, एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, तो इसमें एनर्जी रिलीज होती है और बना हुआ जो मॉलिक्यूल है या आयनिक स्पीसीज है वो ज़्यादा थर्मली और स्टेबल होती है, क्योंकि उसकी एनर्जी कम होती है। तो पहला यही है, टू अचीव लो एनर्जी स्टेट। समझ गए बच्चों कि ड्यूरिंग केमिकल बॉन्डिंग रिलीज्ड एनर्जी विच प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी फॉर केमिकल स्पीसीज। अब चाहे वो मॉलिक्यूल हो या आयन, द सिस्टम अचीव लो एनर्जी स्टेट। जैसे दो एच हैं, ये एटॉमिक स्टेट में है, इनकी एनर्जी ज़्यादा है, अनस्टेबल है। लेकिन जैसे ही उन्होंने H2 कॉम्बिनेशन किया, इतनी एनर्जी निकल के बाहर चली गई, 436 किलो जूल पर मोल। तो ये अब मॉलिकुलर स्पीसीज बन गई, तो ये लो एनर्जी स्टेट में आ गई। तो ये हाई एनर्जी स्टेट में थी, मींस क्या थे? ये अनस्टेबल थे।
ठीक है। अब जब लो एनर्जी स्टेट में आ गए तो ये क्या हो गए बच्चों, स्टेबल हो गए। तो इनकी हाई पोटेंशियल एनर्जी थी, अब उनकी लो पोटेंशियल एनर्जी हो गई। तो ऐसी बहुत सारी रिएक्शंस देखोगे कि जब भी मॉलिक्यूलर फॉर्मेशन होता है, जब भी आयनिक स्पीसीज का फॉर्मेशन होता है, तो सिस्टम से कुछ एनर्जी रिलीज हो जाती है और सिस्टम अपने आप को लो एनर्जी स्टेट में ला देता है। और यही रीजन है कि एटम या आयंस कंबाइन होकर मॉलिक्यूलर फॉर्म या क्रिस्टलाइन फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। पहला रीजन समझ में आ गया। दूसरा है टू अचीव इनर्ट गैस कोर मींस स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर आप देखोगे कि हर एक केमिकल बॉन्डिंग, चाहे आयनिक बॉन्डिंग देखो, चाहे आप कोवलेंट हो या कोऑर्डिनेशन, एटम की ये टेंडेंसी होती है कि वो अपने बैलेंसी सेल में एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ले आए। डुप्लेट हो सकता है NH2 जैसे कि हाइड्रोजन है, लिथियम है, या ऑक्टेट हो जाता है NH2NP6। तो ये कहलाते हैं बच्चों इनर्ट गैस कोर, क्योंकि यही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जीरो ग्रुप मींस इनर्ट गैसेस में मिलता है। और ये अपने आप में बहुत ही स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। तो एटम चाहता है कि वो कैसे भी इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करके, एक्सचेंज करके, या कहें कि ट्रांसफर करके अपना ऑक्टेट को या डुप्लेट को कंप्लीट कर ले। और इसी के कारण ही दो एटम एक दूसरे से कंबाइन होते हैं। तो यही मैंने लिखा है, टू अचीव इनर्ट गैस कोर means chemical bonding atom acquires stable electronic configuration mean duplet NH2 या octet NH2 NP6 which do not give further bonding। और जैसे ही उसको ये कॉन्फ़िगरेशन मिला, फिर वो आगे कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं करता। जैसे NaCl है, आप देख रहे हैं Na के पास अपने बैलेंसी सेल में एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, उसके बाद वो ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा, इनर्ट गैस कोर ला देगा। क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए इनर्ट गैस कोर लाने के लिए, और इस तरह से NaCl बन गया। तो इस NaCl में आप देख रहे हैं कि Na का भी ऑक्टेट कंप्लीट दिख रहा है यहां पर, ठीक है, और यहां पर भी क्या दिख रहा है बच्चों, ऑक्टेट कंप्लीट है। तो जैसे ही ये कंप्लीट हो गया, तो ये दोनों आयन अब इनर्ट हो जाते हैं, कोई आगे फर्दर केमिकल रिएक्शन नहीं करेंगे। हम Na और Cl को डायरेक्ट नहीं ले सकते, लेकिन NaCl ले सकते हैं। कि सोडियम नहीं ले सकते, आग लग जाएगी हमारी बॉडी में, Cl जहर है, लेकिन NaCl हम पर डे यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि फिर इन दोनों के बीच में जब कॉम्बिनेशन हो चुका है, तो इन दोनों के ऑक्टेट कंप्लीट है। अब इन्हें ना तो कोई इलेक्ट्रॉन लेना ना देना, क्योंकि केमिकल रिएक्शन किसके कारण होती है, इलेक्ट्रॉनों के लेने देने से, ट्रांसफर होने से, शेयरिंग होने से। तो ये जो होता है, अगर ये दो कंडीशन बन जाती हैं कि उसको लो एनर्जी स्टेट मिल जाए और स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, तो यही सबसे स्टेबल कंडीशन होगी। और इसी को पूरा करने के लिए ही एटम या आयन एक दूसरे से कंबाइन होते हैं और इस तरह से लो एनर्जी स्टेट या फिर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन क्या कर लेते हैं, अचीव कर लेते हैं। तो ये है केमिकल बॉन्डिंग का मेन दो रीजन। हालांकि इनके कुछ एक्सेप्शन मिलेंगे, वो हम अलग से देखेंगे। फिर आता है कॉसेल लुईस अप्रोच टू केमिकल बॉन्डिंग मींस ऑक्टेट रूल। समझ गए बच्चों, लुईस और कॉसेल ने केमिकल बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने के लिए ऑक्टेट रूल दिया। हालांकि केमिकल बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने के लिए आप देखोगे बैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है, ऐसी बहुत सारी थ्योरीज दी गई हैं। तो इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट, जो सबसे इजी थ्योरी है, वो है ऑक्टेट रूल। तो देखो, इसमें लुईस और कॉसेल ने ये कॉन्सेप्ट दिया था ऑक्टेट रूल का। इन्होंने ये कहा था कि एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट्स टेंड टू गेन, लूज और शेयर वैलेंसी इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग केमिकल बॉन्डिंग सच दैट दे आर अचीव 8 इलेक्ट्रॉन्स और ऑक्टेट इन देयर वैलेंसी सेल। कि इन्होंने ये कहा कि केमिकल जब बॉन्डिंग होती है तो एटम में ये टेंडेंसी होती है कि ये इलेक्ट्रॉन गेन कर लें, लूज कर दें, शेयर कर लें, और कैसे भी करके वो अपने बैलेंसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स कर लें बच्चों, 8 इलेक्ट्रॉन, जिसको हम बोलते हैं ऑक्टेट, इनर्ट गैस कोर ले आना। और इस तरह से केमिकल बॉन्डिंग का यही रीजन है। और जैसे ही ऑक्टेट कंप्लीट हुआ, फिर बनने वाली जो स्पीसीज है जिनका ऑक्टेट कंप्लीट है, वो इनर्ट हो जाती है। ठीक है, जैसे हम देखें कि ऑक्टेट कंप्लीटेड बाय शेयरिंग, मतलब फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, कि दो फ्लोरीन एटम है या कोई भी दो एटम है, तो ये इस तरह से इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करते हैं कि दोनों के पास उनके वैलेंसी सेल में 8-8 इलेक्ट्रॉन हो जाएं। तो फ्लोरीन ने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, और इस तरह से दोनों का ये शेयर्ड पेयर जो है, वो दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है, और इस तरह से दोनों एटम एक दूसरे से क्या हो गए बच्चों, बॉन्डेड हो गए, है ना।
या फिर ऑक्टेट कंप्लीट बाय गेन एंड लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन होता है कि दो एटम एक दूसरे के पास हैं, एक के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, एक को ऑक्टेट कंप्लीट करना है, तो इस तरह से सोडियम के पास जैसे एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ऑक्टेट से, उसने अपना एक उठाया इलेक्ट्रॉन और किसको दे दिया, क्लोरीन को। क्यों? क्योंकि क्लोरीन को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, और इस तरह से दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए और दोनों ने अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया, और इस तरह से एक आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। अब Na और Cl दोनों मिलके क्या हो गए बच्चों, इनर्ट हो गए। तो ये था ऑक्टेट रूल कि एलिमेंट में ये टेंडेंसी होती है केमिकल बॉन्डिंग में कि वो कैसे भी करके गेन करके लूज करके शेयर करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लें, और जैसे ही ऑक्टेट कंप्लीट हुआ ये इनर्ट हो जाते हैं। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है जीरो ग्रुप एलिमेंट्स बच्चों। उनका ऑलरेडी ऑक्टेट कंप्लीट है, इसलिए वो इनर्ट है, उन्हें किसी से कोई लेना देना नहीं है। बहुत हाई टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशन की जाए तब ये अपना ऑक्टेट को एक्सपांड करके और आगे बॉन्डिंग करते हैं, लेकिन नॉर्मल कंडीशन में इन्हें कोई इलेक्ट्रॉन लेने देने की टेंडेंसी नहीं होती। यही सबसे बेस्ट एग्जांपल और कहें कि प्रूफ है ऑक्टेट रूल का, एक एविडेंस है ऑक्टेट रूल का। फिर आते हैं एक्सेप्शन ऑफ ऑक्टेट रूल। तो देखो बच्चों, ऑक्टेट रूल दे दिया गया और मैक्सिमम स्पीसीज की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी दिखे, जैसे फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड विद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम। आप देखोगे कि एलिमेंट ऑफ ग्रुप 1 2 3 जो है पीरियोडिक टेबल में, पहला ग्रुप दूसरा तीसरा ग्रुप, अगर ये किसी प्रकार की शेयरिंग करें इलेक्ट्रॉन की, कोवैलेंट बॉन्ड बनाए, तो ये कभी भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप देखोगे फर्स्ट ग्रुप में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है बैलेंस से, अगर ये शेयरिंग करेगा तो डुप्लेट ही कंप्लीट हो रहा है। बेरिलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है, शेयरिंग हुई तो 4 इलेक्ट्रॉन ही हो रहे हैं। बोरोन में 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 की शेयरिंग हुई तो कुल मिला के 6 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। तो कहाँ इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, अब देख रहे हैं नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब है कि हर एक कंपाउंड की स्टेबिलिटी का रीजन, उसकी केमिकल बॉन्डिंग का रीजन हम केवल ऑक्टेट रूल से नहीं बता सकते। हाँ, लेकिन मैक्सिमम कंपाउंड की स्टेबिलिटी तो बता ही रहा है। और भी अदर एग्जांपल देखो, AlCl3 में एल्यूमिनियम में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। BeH2 में आप देखोगे 4 इलेक्ट्रॉन की स्पीसीज है, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन की स्पीसीज है, इसमें भी 4 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 6 इलेक्ट्रॉन है। तो ये ऐसी स्पीसीज, ऐसी मॉलिक्यूलर स्पीसीजेस हैं जो स्टेबल हैं, लेकिन ऑक्टेट इनके सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। हाँ, लेकिन ये है कि इनमें टेंडेंसी होती है बच्चों एक पेयर लेके ऑक्टेट को कंप्लीट करने की, और इस तरह से वो एक लुईस एसिड के से जैसा बिहेव करते हैं। तो समझ गए ना। एक दूसरा है फॉर्मेशन ऑफ सुपर ऑक्टेट या एक्सपांडेड ऑक्टेट मॉलिक्यूल्स। तो देखो बच्चों, अगर आप एलिमेंट ऑफ पीरियड थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है, एक्सेट्रा फॉर्म नंबर ऑफ कंपाउंड्स, थर्ड एंड फोर्थ नहीं बच्चों, ठीक है, कि इनमें जो कंपाउंड्स अगर आप देखोगे कि जो एलिमेंट्स कहाँ से, अगर आप देखें फिफ्थ ग्रुप है, सिक्स्थ ग्रुप है, सेवंथ ग्रुप है, ठीक है, इसमें आपको बहुत सारे एलिमेंट्स मिलेंगे। ओ ये सही लिखा था यार, ठीक है, ग्रुप की बात करूँ, ये पीरियड लिखा हुआ था, ठीक है ठीक है ठीक है, कि थर्ड पीरियड में चले जाओ और फोर्थ पीरियड में। समझ गए बच्चों कि एलिमेंट्स ऑफ पीरियड थर्ड एंड फोर्थ। पीरियड थर्ड मतलब जहां से सोडियम स्टार्ट है, फोर्थ मतलब पोटासियम से लेके लास्ट तक जीरो ग्रुप तक। तो इनमें जो थर्ड पीरियड होता है ना बच्चों, इनकी जो डी ऑर्बिटल है वो भी बॉन्डिंग में यूज हो जाती है, और ये एलिमेंट क्या करते हैं, अपने वैलेंसी सेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन कर लेते हैं। मतलब एलिमेंट्स ऑफ पीरियड थर्ड फोर्थ एक्सेट्रा फॉर्म नंबर ऑफ कंपाउंड्स हैविंग मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंसी सेल। दीज कंपाउंड आर कॉल्ड सुपर ऑक्टेट और एक्सपांडेड ऑक्टेट कंपाउंड्स। जैसे PCl5 में देखो 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, है ना। सल्फर में देखो 12 इलेक्ट्रॉन हो गए PCl5 में, ISF6 में, IF7 में, आयोडीन में 14 इलेक्ट्रॉन है। आप निकाल के देखो, 7 खुद के साथ फ्लोरीन के साथ बॉन्डिंग कर ली, 14 हो गए ना। जिनोन में 8 होते हैं, 6 और मिल गए तो कितने हो गए, 14 है। H2SO4 में सल्फर में देखो 6 होते हैं, 6 बॉन्ड और कर लिए उसने, 12 इलेक्ट्रॉन। तो ये सब किसको शो कर रहे हैं बच्चों, सुपर ऑक्टेट कंपाउंड। ये बता दूं कि sp3d, ठीक है, sp3d है, sp3d2 है। अगर किन्हीं में अगर आप हाइब्रिडाइजेशन पहचानते हो तो ये बता दूं कि sp3d, sp3d2, sp3d3 ये हमेशा सुपर ऑक्टेट, समझ गए बच्चों, कंपाउंड होंगे इन हाइब्रिडाइजेशन से अगर बने हैं तो, क्योंकि इनमें हमेशा 8 से ज्यादा ही इलेक्ट्रॉन
होंगे। समझ गए ना? तो इस तरह से आपने देखा कि यहां पर भी ऑक्टेट रूल जो है वायलेट हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। तीसरा है फॉर्मेशन ऑफ ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स। तो ऑक्टेट रूल इज नॉट सेटिस्फाइड फॉर ऑल द एटम्स इन सर्टेन मॉलिक्यूल विच हैव ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो देखो बच्चों, ऐसे कई कंपाउंड्स हैं, जैसे नाइट्रोजन के कंपाउंड्स एनओ में देखो, तो इसमें देखोगे आप कि नाइट्रोजन का पास एक एक्स्ट्रा ऑड इलेक्ट्रॉन है ना। N2O में देखोगे नाइट्रोजन के पास एक ऑड इलेक्ट्रॉन है, ClO3 है, इसमें भी ClO2 है। तो ये ऐसी स्पीसीज हैं जिनके सेंट्रल एटम में ऑड इलेक्ट्रॉन होता है, मींस इनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। आप देखो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर ढंग से देखोगे तो 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहां देखो आप 2 और ये हो गए 2 और ये हो गए 4, 6 और 7। तो यहां पर अगर आप नाइट्रोजन का देखोगे तो आपको यहां पर 7 इलेक्ट्रॉन दिखेंगे। यहां पर भी आप देख रहे हैं कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, ये कुल मिला के 7 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से इनके ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, ये ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हैं तो भी स्टेबल हैं ये, है ना। फॉर्मेशन ऑफ जिनोन, जिनोन ऑलरेडी ऑक्टेट रखता है एटॉमिक स्टेट में, फिर भी इसके आप देखो बहुत सारे कंपाउंड बनते हैं, XCF2, XCF4, XCF6, XUF2। ठीक है कि ऑक्टेट रूल से दैट नोबल गैस आर इनर्ट, बट जिनोन है, क्रिप्टोन है, ये अलग अलग कंपाउंड्स बनाते हैं बच्चों। तो ये भी ऑक्टेट रूल का क्या है, एक्सेप्शन है। Octet rule does not explain the relative stability of molecule, shape of molecule, energy, ठीक है, energy change in bonding। तो octet rules इन सब चीजों को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। तो ये लिमिटेशन भी कह सकते हैं, एक्सेप्शन भी कह सकते हैं। तो इस तरह से ये ऑक्टेट रूल के क्या है बच्चों, एक्सेप्शन। कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड बनना, मेनली बोरॉन ग्रुप में दिखेगा आपको, सुपर ऑक्टेट कंपाउंड्स बनना, नाइट्रोजन ग्रुप, ऑक्सीजन ग्रुप है और हेलोजन ग्रुप है, थर्ड पीरियड फोर्थ पीरियड के कंपाउंड्स बनते हैं इसमें, है ना। ऑड इलेक्ट्रॉन वाली स्पीसीज के भी कंपाउंड्स हैं तो जिनमें इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट नहीं है फिर भी स्टेबल है। जिनोन जो कि इनर्ट होने के बाद भी सुपर ऑक्टेट कंपाउंड बना रहा है ना। तो ये सब इसके लिमिटेशन थे, ये इनके एक्सेप्शन थे। फिर आता है बच्चों लेविस सिंबल्स। ठीक है, तो लेविस सिंबल्स क्या होते हैं बच्चों की, जो एलिमेंट्स होते हैं ना, इन एलिमेंट्स के जो बैलेंसी सेल के इलेक्ट्रॉन हैं, इनके सिंबल के साथ जब रिप्रेजेंट कर दिया जाता है तो ये कहलाते हैं लुईस सिंबल्स। G.N. लुईस ने इंट्रोड्यूस किया था सिंपल नोटेशन टू रिप्रेजेंट द बैलेंसी इलेक्ट्रॉन इन एटम। द इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर सेल ऑफ एटम आर रिप्रेजेंटेड बाय द डॉट्स सराउंडिंग द सिंबल ऑफ एलिमेंट, दीज आर कॉल्ड लुईस सिंबल। बात समझ गए ना। जैसे लिथियम में एक बैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो एक सिंबल में एक डॉट लगा दिया, बेरिलियम में 2 होते हैं तो 2 डॉट लगा दिया, बोरॉन में 3 डॉट लगाएंगे, कार्बन में 4 डॉट लगेंगे, नाइट्रोजन में 5, ऑक्सीजन में 6, फ्लोरीन में 7, सोडियम फिर वही आ गया लिथियम ग्रुप का ही है ना। मैग्नीशियम में 2 डॉट लगेंगे इस तरह से, एल्यूमिनियम में 3 डॉट हो गए, सिलिकॉन में 4 डॉट हो गए, फॉस्फोरस में भी 5, सल्फर में 6, क्लोरीन में 7। तो इस तरह से ये कहलाते हैं लुईस डॉट सिंबल्स। समझ गए बच्चों, एलिमेंट के बैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स को उसके सिंबल के साथ रिप्रेजेंट करना। कॉमन बैलेंसी ऑफ एलिमेंट आर इक्वल्स टू द नंबर ऑफ डॉट्स। जनरली जो डॉट आपको दिखाई दे रहे हैं तो मेनली फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड ग्रुप और थर्ड ग्रुप, इनकी जो बैलेंसी है कॉमन बैलेंसी उनके डॉट के बराबर है। लेकिन अगर आप आगे के ग्रुप्स में चले जाएं, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, तो इनकी जो बैलेंसी निकाली गई है बच्चों 8 माइनस डॉट, ये है कॉमन बैलेंसी। मींस जब ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का ही केवल यूज करते हैं। समझ गए बच्चों, मतलब जैसे कार्बन अपने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का यूज करे या नाइट्रोजन ग्रुप अपने, तो इस तरह से ये कॉमन बैलेंसी दिखती है। लिथियम ग्रुप में एक बैलेंसी है फर्स्ट ग्रुप, बेरिलियम में 2 बैलेंसी सेकेंड ग्रुप, बोरॉन में 3 है ना थर्ड ग्रुप। अगर कार्बन में चले जाएं तो 4 बैलेंसी दिखती है, नाइट्रोजन ग्रुप में चले जाओगे तो 3 में कॉमन बैलेंसी दिखेगी, ऑक्सीजन में चले जाओ तो 2 है, फ्लोरीन में चले जाओगे तो 1 है। तो इस तरह से यहाँ पर बैलेंसी डॉट के बेस पर बताई जा सकती है। अब अगर आपको किसी में नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स देखने हैं बच्चों, जो बॉन्डिंग नहीं करते, जिन्हें हम लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, तो आपको करना क्या है, टोटल बैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स लो और उसमें से नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म्ड बाय एटम जितने भी हैं उनको माइनस कर दो। फिर अगर आपको लोन पेयर्स निकालना है तो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को 2 से डिवाइड कर दो। अगर नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स निकालना है तो 2 इंटू नंबर ऑफ बॉन्ड्स कर दो। जैसे मैंने कहा अमोनिया है तो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो नाइट्रोजन के टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन है 5,
बॉन्ड 3 है, माइनस किए 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, लोन पेयर 1 है। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पूछे जाए तो 3 बॉन्ड है, हर एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से बनेगा, तो टोटल हो गए 6। और सब मिला के देखो 2 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और 6 बॉन्डिंग, सब मिला के हो गए 8। ऐसे XeF2 में अगर आपसे कहा जाए लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आप जिनोन निकालो, तो जिनोन में 8 होते हैं, 2 बॉन्ड बने हैं, 6 बचे, लोन पेयर हो गए जिनोन के 3। लोन पेयर आप फ्लोरीन में जाओगे तो फ्लोरीन में 7 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, हर एक फ्लोरीन एक बॉन्ड से जिनोन के थ्रू जुड़ा है, तो ये हो गए 6। लोन पेयर हर एक फ्लोरीन में हो गए 3। टोटल लोन पेयर आप फ्लोरीन देखोगे तो 2 है, ठीक है, सॉरी, टोटल फ्लोरीन कितने हैं 2, तो लोन पेयर टोटल कितने हो जाएंगे फ्लोरीन्स में, इन फ्लोरीन, तो ये हो जाएंगे बच्चों कितने 6, ठीक है। इस तरह से हर एक में 3 तो 2 में हो गए 6, और इस तरह से आपने जोड़ दिए, तो कुल मिला के लोन पेयर ऑफ जिनोन तो 6 वो हो गए और 2 हो गए, ठीक है। देखो 6 इसके हो गए और इसमें कितने हैं लोन पेयर आप देख रहे हैं 3, तो 9 हो गए। ऐसे आप XeF4 में निकाल सकते हैं, ऐसा आप 6 में निकाल सकते हैं, PCl5 में, जिनमें भी है, मैंने जो पैटर्न आपको बताया, समझ गए ना। फिर है लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स फॉलो ऑक्टेट रूल, मतलब ये ऐसे मॉलिक्यूल्स के लिए लुईस डॉट स्ट्रक्चर दिए गए हैं बच्चों जो ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं। हम सुपर ऑक्टेट वाले कंपाउंड्स के लिए ये रूल नहीं लगेगा, ठीक है। जैसे पहला रूल है कि आपको करना क्या है, कैलकुलेट वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ऑल एटम ऑफ द मॉलिक्यूल और आयन, और इसको हम N1 देंगे। देखो कैसे निकालेंगे, जितने भी एटम है उनके सबके बैलेंस इलेक्ट्रॉन जोड़ दो, जो भी आपको मॉलिक्यूलर स्पीसीज दी गई है, अगर उसमें पॉजिटिव चार्ज है तो वो माइनस करना है बैलेंस इलेक्ट्रॉन से, और नेगेटिव चार्ज है तो वो चार्ज वैल्यू जोड़ देना है, मैग्नीट्यूड, समझ गए बच्चों। पॉजिटिव चार्ज वैल्यू मीन्स मैग्नीट्यूड, कि उनका नंबर जोड़ देना है या माइनस करना है, ठीक है। और फॉर्मूला लग गया N1 इक्वल टू V माइनस सी प्लस ए। यहां तक बात समझ गए कि सबसे पहले जो भी मॉलिक्यूल दिया है या आयन, आप उसके टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन जोड़ लें, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो माइनस कर दें चार्ज की वैल्यू को, और नेगेटिव चार्ज है तो जोड़ दें, क्योंकि नेगेटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन मिल जाना, पॉजिटिव चार्ज का मतलब उतने इलेक्ट्रॉन निकल जाना। फिर है कि आपको करना क्या है, अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल एंड डुप्लेट रूल कंप्लीशन, ठीक है, कि आपको ये देखना है कि हर एक एटम अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट एंड डुप्लेट रूल कंप्लीशन टोटल इलेक्ट्रॉन इन मॉलिक्यूल निकालना है, कि हर एक एटम का ये देखना है, हाइड्रोजन है तो डुप्लेट करोगे, बाकी का ऑक्टेट, और इस तरह से जब ऑक्टेट और डुप्लेट कंप्लीट किया जाए हर एक एटम का, तो वो जो नंबर आएगा उसे बोलेंगे N2। NH यहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है और NX नंबर ऑफ अदर एटम है, समझ गए बच्चों। फिर तीसरे नंबर में आता है नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन निकालना, तो ये होगा N3 N2 माइनस N1, टोटल बॉन्डिंग में ऑक्टेट और डुप्लेट कंप्लीट करने में कितने इलेक्ट्रॉन यूज हुए, उनमें से कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, तो जो ये डिफरेंस आ गया वो हो गया इसका नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स निकालोगे तो ये हो जाएगा N3/2। फिर आता है नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, तो आपको N4 के फॉर्म में निकालना है, तो उसमें से N1 में से N3 माइनस कर देना है, कि टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, उनमें से कितनी बॉन्डिंग हो गई, बाकी जो बच गए वो है नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, और इनका हाफ कर दिया जाए तो लोन पेयर्स निकलाएंगे। क्या निकलाएंगे बच्चों, लोन पेयर्स। फिर करना क्या है आपको कि एक सेंट्रल एटम सिलेक्ट करना है, और जितने आपके पास बॉन्ड्स निकले हैं उन बॉन्ड्स के अनुसार सारे एटम को सेंट्रल एटम से जोड़ देना है, और हर एक एटम का जो कि ऑक्टेट को फॉलो करे उसका ऑक्टेट कंप्लीट करना है, और जो डुप्लेट को पूरा करे उसका डुप्लेट पूरा कर देना है। फिर हर एक एटम का फॉर्मल चार्ज निकाल लो। फॉर्मल चार्ज एक्चुअली होता क्या है बच्चों, कि इट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन इन आइसोलेटेड एटम, मतलब फ्री एटम, कि जब कोई भी एटम अपनी फ्री स्टेट में था तो उसके पास कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे, और जब वो मॉलिकुलर फॉर्म में आ गया तो उसके लुईस डॉट स्ट्रक्चर के अनुसार अब उसके पास कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनका डिफरेंस ही फॉर्मल चार्ज होगा। समझ गए ना, कि पहले कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, और जब वो क्या किया उसने बॉन्डिंग कर ली तो अब उसके पास टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, इनका डिफरेंस ही क्या होगा बच्चों, फॉर्मल चार्ज। मतलब टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ बॉन्ड अटैच्ड विद द एटम, कि उसने कितने बॉन्ड बनाने में यूज किए, और 2 इंटू नंबर ऑफ लोन पेयर्स कितने हैं उससे मल्टीप्लाई कर दें 2 से। इस तरह से फॉर्मल चार्ज V माइनस B माइनस 2L लोन पेयर।
देखो एक स्ट्रक्चर बताता हूँ, जैसे CO3 2 माइनस का बनाना है तो सबसे पहले N1 निकाला, सारे बैलेंस इलेक्ट्रॉन, कार्बन में 4, ऑक्सीजन 3 है, हर एक में 6 तो हो गए ये, और 2 नेगेटिव चार्ज है वो जोड़ दिया, टोटल हो गए 24। अब हम हाइड्रोजन का डुप्लेट पूरा करेंगे, तो चूंकि हाइड्रोजन इसमें नहीं है तो हम 0 रख देंगे, और बाकी 3 एटम है कार्बन, और 3 क्यों 4 हो गए आपके पास, तो एक कार्बन और 3 ऑक्सीजन, तो इनका ऑक्टेट कंप्लीट किया जाए तो टोटल 32 इलेक्ट्रॉन्स यूज होंगे। तो N3 कितना हो गया, N2 माइनस N1, तो ये हो गए 8, तो बॉन्ड्स आ गए 4। ठीक है, फिर लोन पेयर निकाला N4, तो N1 माइनस N3, तो 24 थे टोटल, जिनमें से 8 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग कर रहे हैं, 16 बचे, लोन पेयर हो गए 8। कुल मिला के हमारे पास 4 बॉन्ड हैं और 8 लोन पेयर हैं। सेंट्रल एटम इसमें क्या हो गए बच्चों, कार्बन, और बॉन्डेड एटम्स क्या हो गए, ऑक्सीजन। हमने कार्बन से 3 ऑक्सीजन को 4 बॉन्ड के थ्रू जोड़ दिया, फिर हर एक एटम का ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। ध्यान रखें एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन बताता है, तो 2 के हो गए 4, और 4 ये 2 लोन पेयर लगा के आपने इसका ऑक्टेट कंप्लीट कर दिया। इसमें एक बॉन्ड है और 3 लोन पेयर लगाएं, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, और कार्बन में तो है ही 4 बॉन्ड के थ्रू 8 इलेक्ट्रॉन। अब फॉर्मल चार्ज आप कार्बन निकालें तो 0 आएगा, क्योंकि 4 ही बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, उसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, 4 ही उसमें बॉन्ड है, कोई लोन पेयर नहीं है। अब हम ऑक्सीजन फर्स्ट वाले का देखें क्या फॉर्मल चार्ज आएगा, फर्स्ट और थर्ड का। तो 6 ऑक्सीजन के पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, एक उसमें बॉन्ड है और 3 लोन पेयर है, तो ये आ रहा है -1, मतलब पहले और तीसरे ऑक्सीजन में 1 माइनस चार्ज लगा दिया जाएगा फॉर्मल चार्ज, और बीच वाले का 0 आएगा। और इस तरह से कुल मिला के ये CO3 का क्या बन गया बच्चों, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। आप चाहें तो ये बॉन्ड को भी डॉट में शो कर सकते हैं, 2-2 इलेक्ट्रॉन की डॉटिंग कर दें, मतलब हम यहाँ पर 1 2 और फिर यहाँ ऑक्सीजन 1 2, ठीक है, एक डॉट 2 डॉट, और यहाँ ऑक्सीजन 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन ये है, और यहाँ माइनस लगा दिया, एक डॉट ऑक्सीजन 2 4 6 और एक ये। कुल मिला के ये एक लुईस डॉट स्ट्रक्चर बन गया किसका, CO3 का। इसी तरह के लुईस डॉट स्ट्रक्चर आपको इनके बनाना है, जैसे O3 में N1 3 ऑक्सीजन है 18 है, N2 सबका ऑक्टेट कंप्लीट किया जाए तो 24, N3 N2 माइनस तो 6, बॉन्ड्स हो गए 3, लॉन पेयर हो गए 6, हमें ऑक्सीजन में 3 बॉन्ड से 3 ऑक्सीजन जोड़ देना है, हर एक का ऑक्टेट कंप्लीट करना है। तो आप देख रहे हैं बीच वाले का फॉर्मल चार्ज +1 आएगा और इस वाले का -1, और इस तरह से इसका क्या बन जाएगा, स्ट्रक्चर। ये ध्यान रखना है कि द स्ट्रक्चर विद लोवेस्ट एनर्जी स्टेट इन डिफरेंट लुईस डॉट स्ट्रक्चर विल बी दैट इन विच हैविंग, ठीक है, स्मॉलेस्ट फॉर्मल चार्ज या 0 फॉर्मल चार्ज। सबसे लोवेस्ट स्ट्रक्चर वो होगा बच्चों जिसमें फॉर्मल चार्ज 0 हो हर एक एटम का, एंड हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड, जैसे ClO इसका। आप देखेंगे कि अगर हम इसका ऐसा स्ट्रक्चर बना दें कि हर एक ऑक्सीजन में इस तरह से एक एक माइनस फॉर्मल चार्ज लगा दें और क्लोरीन में +3 चार्ज फॉर्मल चार्ज लग जाएगा, ठीक है, तो अगर हम इसका देखें तो ये लेस स्टेबल है। लेकिन अगर आप यहां चले जाएं ClO4 ये वाला बॉन्ड बना दें तो क्लोरीन का फॉर्मल चार्ज 0 आएगा, ठीक है, ऑक्सीजन में एक ही माइनस, बाकी सब ऑक्सीजन के फॉर्मल चार्ज 0 होगा, तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा। तो ClO4 1 माइनस का ये वाला स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होगा रेजोनेंस देन ये वाला, ठीक है। इसी तरह से SO3 का अगर हम ये स्ट्रक्चर बनाएं तो इसमें सब में ऑक्सीजन में -1 आएगा और सल्फर में +3, तो ये लेस स्टेबल होगा। लेकिन अगर ये बना दें तो हर एक एटम का फॉर्मल चार्ज 0 हो गया और यही मोर स्टेबल होगा। और इस तरह से हम किसी भी कंपाउंड के अगर बहुत सारे रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाए गए हैं तो सबका फॉर्मल चार्ज निकाल के देखो, जिसमें सबसे कम फॉर्मल चार्ज और सबसे ज़्यादा बॉन्डिंग होगी वही सबसे ज़्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर माना जाएगा। वैसे भी मैं रेजोनेंस में इसको अच्छी तरह से और एक्सप्लेन करूंगा। तो ये है कुल मिला के अभी तक का ये बॉन्ड, ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग का एक टॉपिक। इसके बाद हम आयनिक बॉन्ड उसके बारे में पूरा डिटेल लेंगे, फिर कोवलेंट बॉन्ड, इस तरह से आगे बढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो एंड करता हूँ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।